स्टैटिक जीके के इस बेहतरीन क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग उन प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। और यदि आप प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व करते होंगे तो ये सारे प्रश्न आपको उसमें मिल जाएंगे, क्योंकि यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये झेलम नदी पे स्थित परियोजना है। झेलम नदी पे स्थित है तुलबुल परियोजना। और साथ में और परियोजना की बातें करते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना पूछा जाता है किस नदी पे स्थित है? किस नदी पे स्थित है भाखड़ा नांगल परियोजना? तो किस नदी पे स्थित है? ये सतलुज नदी पे स्थित परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। आपसे पूछे कि माता टीला परियोजना किस नदी पे स्थित है? माता टीला परियोजना कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बेतवा नदी पे स्थित है, इसे भी आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद पूछे कि सलाल परियोजना किस नदी पे स्थित है? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो सलाल परियोजना चिनाब नदी पे स्थित है। ठीक, चिनाब सिंधु की सहायक नदी है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये सारी सिंधु की सहायक नदियां हैं। भारत का पहला डाक टिकट कब छपा था? कहाँ छपा था ये पूछ रहा है। भारत का पहला डाक टिकट कहाँ छपा था पूछ रहा है। तो भारत का जो पहला डाक टिकट है 1854 में छपा था। और कहाँ पे छपा था? ये कोलकाता में छपा था। कोलकाता में भारत का पहला डाक टिकट 1854 में छपा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पे देखेंगे भीमराव अंबेडकर से जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो महू में है इनका जन्म स्थान। और महू कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक, महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म स्थान है। आपसे पूछे कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था? तो संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था? तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा था। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने कहा था। इसके तहत प्रयोग करके अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करेगी? इसके तहत 5 तरह की रिट जारी करती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, आपसे पूछे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपसे पूछे कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? आपके भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। आपसे पूछे कि यहाँ पे प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? टोटल सदस्य की संख्या प्रारूप समिति में कितनी थी? तो टोटल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। आपसे पूछे कि संविधान का जनक किसे माना जाता है? संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो संविधान का जनक भी किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है? तो जो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है वो मासीन राम में होती है। मासीन राम में होती है। और मासीन राम कहाँ पे स्थित है? तो मासीन राम कहाँ पे स्थित है? ये मेघालय में स्थित है। मासीन राम मेघालय में यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत में पूछे कि सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? भारत में सबसे कम वर्षा का स्थान कौन सा है? तो लेह में है भारत में सर्वाधिक कम वर्षा। और लेह कहाँ की राजधानी है? ये लद्दाख की राजधानी है। लद्दाख में स्थित है लेह। तो यहाँ पे सर्वाधिक कम वर्षा होती है। अब आपसे पूछे कि भारत में सर्दियों में कैसे वर्षा होती है? सर्दियों में किस मानसून से वर्षा होती है? सर्दियों में जो वर्षा का कारण है भारत में वो क्या है? तो सर्दियों में जो वर्षा का कारण है वो पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ ये एग्जाम में कई बार पूछा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों में वर्षा होती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत में सर्वाधिक वर्षा किस पवन के द्वारा होती है? भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो जो भारत में सर्वाधिक वर्षा का कारण बनता है वो कौन सा है आपका? वो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। वो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा सबसे पहले कहाँ पे वर्षा होती है? केरल में सबसे पहले वर्षा होती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे भारत में जो लौटता मानसून आता है, यानी कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे वर्षा किस मानसून होती है? यहाँ पे मालाबार तट है। केरल में कौन सा तट है? मालाबार तट है। इसमें वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। और सबसे पहले यहीं पे वर्षा होती है केरल के मालाबार तट पे। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? केरल के मालाबार तट पे। और मालाबार तट किस राज्य के है? तो यहाँ पे केरल आप लोग याद रखेंगे। और तमिलनाडु में क्यों वर्षा होती है? तमिलनाडु में तो लौटते मानसून के कारण वर्षा होती है। और यहाँ पे इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। कौन सी मानसून है? उत्तर पूर्व मानसून है। इसके कारण यहाँ पे वर्षा होती है तमिलनाडु में। और कौन सा तट है तमिलनाडु में? तो कोरोमंडल तट है तमिलनाडु में। ठीक, ये भी आप लोग याद रखेंगे। कोरोमंडल तट पूछे किस राज्य के है? तो तमिलनाडु के समीप आप लोग बताएंगे।
तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल कहते हैं। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पे देखिए वंदे मातरम आपसे पूछे कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ की रचना कौन करते हैं? आनंद मठ के जो रचनाकार हैं वो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आनंद मठ के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और आनंद मठ के बारे में बात करें, इसे वंदे मातरम को संविधान सभा में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी सन 1950 को इसे भारतीय संविधान में अपनाया गया। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और आपसे पूछे कि इसका पहला गायन कब किया गया, पहले बार इसे कहाँ गाया गया? तो पहली बार होता है कलकत्ता का अधिवेशन। कलकत्ता के अधिवेशन में सबसे पहली बार इसे गाया गया और 1896 में इसे गाया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो यूपीएससी की जो पहली महिला अध्यक्ष है उनका नाम है रोज मिलियन वैथ्यू। कौन है? रोज मिलियन वैथ्यू यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। रोज मिलियन वैथ्यू ये है यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष। और यूपीएससी की वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं? तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं जो डॉक्टर मनोज सोनी वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष है। और आपसे पूछे कि यूपीएससी का जो अनुच्छेद है किस अनुच्छेद में यूपीएससी है? तो अनुच्छेद नंबर 315, ये भी आर्टिकल नंबर 315, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। ठीक, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा संयुक्त राष्ट्र बाल शिक्षा कोष यानी कि यूनिसेफ शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं। तो कब इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और हम बात करेंगे यूनिसेफ की यहाँ पे स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। और कौन कौन सी चीज़ों का आपसे हेडक्वार्टर पूछे न्यूयॉर्क में है? तो न्यूयॉर्क में आप लोग याद रखेंगे। और किन चीज़ों का जो है हेडक्वार्टर है? आपसे पूछे यूएनओ का हेडक्वार्टर यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये भी न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। आपसे पूछे यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इन सारी चीज़ों को भी आप लोग याद रखेंगे। अब बात करते हैं मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो मतदान करने की जो पहले आयु थी वो 21 वर्ष थी। मतदान करने की जो पहले आयु थी, यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले आयु थी 21 वर्ष। इसके लिए किया गया 61वां संविधान संशोधन, जो कि कब होता है? 1889 में होता है। 21वां संविधान ये कब होता है? 1989 में होता है। ठीक, 61वां संविधान संशोधन 1989 में होता है। और इसके तहत क्या किया गया? 1989 में संशोधन हुआ। और इसके तहत वोट डालने का अब उम्र कितना है? वोट डालने का अब उम्र जो है 21 से घटा करके ये 18 वर्ष कर दिया गया। 18 वर्ष के हो जाएंगे आप तो आप मतदान कर सकते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और संविधान संशोधन याद रखेंगे, 61वां संविधान संशोधन इसके लिए हुआ था। अब वोट डालते समय आप जब जाते हैं यहाँ पे, तो आपके उंगली पे कौन सा निशान लगाया जाता है? उंगली पे जो निशान लगाया जाता है वो कौन सा यहाँ पे केमिकल होता है? तो उंगली पे जो निशान लगाया जाता है वो कौन सा होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सिल्वर नाइट्रेट का यहाँ पे निशान लगाया जाता है जो है उंगली पे। ठीक, सिल्वर नाइट्रेट का। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इस वजह से यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे सिल्वर नाइट्रेट का यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद की थी। ये सभी जानते हैं आप लोग, स्वामी विवेकानंद करते हैं। तो और यहाँ पे क्या प्रश्न बन सकते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे कब हुआ था इसकी स्थापना? रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना कब हुआ था? 1897 में हुआ था। आपसे पूछे कि रामकृष्ण मिशन की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे बनाई गई थी? ये वेलूर मठ में बनाई गई थी। वेलूर मठ कहाँ पे है? तो ये कोलकाता में स्थित है। कोलकाता कहाँ पे स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। अब आपसे पूछे कि उगते सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? तो उगते सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? तो उगते सूर्य की भूमि जो है जापान को कहा जाता है। आपसे पूछे कि अर्धरात्रि के सन की उपमा यानी कि अर्धरात्रि के सूर्य की उपमा किस देश को की जाती है? तो नॉर्वे को दी जाती है अर्धरात्रि की सूर्य की उपमा। आपसे पूछे कि जापान की राजधानी कहाँ पे है? जापान की जो है राजधानी कहाँ पे है? तो जापान की राजधानी कहाँ पे है? टोक्यो में है जापान की राजधानी। जापान की मुद्रा क्या है? आपसे पूछे जापान की मुद्रा क्या है? तो येन है जापान की मुद्रा। आपसे पूछे कि जापान के संसद का क्या नाम है? जापान के संसद का नाम डायट है। आपसे पूछे कि जापान का पुराना नाम क्या है? तो जापान का जो पुराना नाम निप्पन है, जापान का पुराना नाम। आपसे पूछे कि
आपसे पूछे कि यहाँ पे जापान के बारे में, तो यहाँ पे भारत और जापान कौन से युद्ध अभ्यास करते हैं, भारत और जापान के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास करते हैं, तो धर्म गार्जियन करते हैं। भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास होता है। और अभी हाल ही में एक युद्ध अभ्यास और हुआ है जिसे क्या बोलते हैं, वीर गार्जियन, भी भारत और जापान के बीच में हाल ही में हुआ। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ, 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, 8 अगस्त 1942 को ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। और इसमें इसके तहत गांधी जी ने कौन सा नारा लगाया था, इसमें गांधी जी ने कौन सा नारा लगाया था भारत छोड़ो आंदोलन में, तो करो या मरो का नारा लगाया था, करो या मरो का नारा लगाया था गांधी जी ने, यानी कि आप या तो कुछ कर जाइए या फिर मर जाइए, ये नारा लगाया था। और एक प्रश्न और पूछा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है भारत के वायसराय कौन थे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लिन लिथगो थे। भारत के वायसराय लिन लिथगो थे, भारत के वायसराय भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आपसे पूछे कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे कि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये आप लोग सभी जानते हैं। शहीद दिवस आपसे पूछे कब मनाया जाता है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जनवरी के दिन मनाया जाता है शहीद दिवस। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 8वां नंबर, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो जो है भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन माने जाते हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। ठीक, आपसे पूछे कि ये संबंधित किससे है, तो संबंधित श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति या फिर ऑपरेशन फ्लड कहे तो ये दुग्ध से संबंधित है, दुग्ध से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आपसे पूछे कि दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की बात करें तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन डॉक्टर वर्गीज कुरियन का क्या होता है, जन्मदिन होता है। इसी दिन डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्मदिन होता है, जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक है। आपसे पूछे कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, जो विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जून के दिन मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आपको यदि लोकसभा का सदस्य बनना हो तो आपको न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आपको विधानसभा का सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। आपको विधानसभा का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो भी आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन यदि आपसे कहे कि राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उम्र इस वर्ष यहाँ पे 30 वर्ष होगी। ठीक, आपसे पूछे कि विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, तो विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो इसमें भी आपको विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। और यदि विधानसभा या फिर लोकसभा पूछे तो 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक, आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो यहाँ पे 25 वर्ष होनी चाहिए प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, राष्ट्रपति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। या फिर राज्यपाल आपको बनना है किसी राज्य का राज्यपाल, तो इसमें कितनी आयु होनी चाहिए, इसमें भी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। आपको वोट डालना है, आपको मतदान करने के लिए 18 वर्ष आयु होनी चाहिए। अब ठीक, अब आप लोग बताएंगे आपको विवाह यदि करना है, शादी के लिए कितना आयु होनी चाहिए, तो ये भी आप लोग बताएंगे शादी करने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। टीटीकाका झील कहाँ पे स्थित है, तो टीटीकाका झील कहाँ पे स्थित है, ये दक्षिणी अमेरिका में पेरू एंड बोलीविया की सीमा पे स्थित है, पेरू एंड बोलीविया की सीमा पे स्थित है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पेरू एंड बोलीविया की सीमा पे स्थित है। ठीक, और बात करते हैं यहाँ पे आप और झील के बारे में बताएंगे। आपसे पूछे कि सांभर झील कहाँ पे स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित झील है। कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में सांभर झील। आपसे पूछे कि यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, विश्व की जो है सबसे बड़ी झील कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये एग्जाम में पूछा गया कैस्पियन सागर है, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। आपसे पूछे कि विश्व की जो है सबसे गहरी झील कौन सी है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील है विश्व की सबसे गहरी झील। इससे भी गहरी झील है तो मैं बता दूं आपको, यदि इससे भी बैकाल झील से भी गहरी झील आपको देखना है तो आप लोग अपने बाबू या सोना की आंखों में देख सकते हैं, ये बैकाल झील से भी गहरी झील वहां पे आपको नजर आ जाएगी। तो ये थी बातें। ठीक, तो अगला प्रश्न है हमारा,
संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो संविधान ने जो है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया। संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। और संविधान की जो यहाँ पे डिजाइन इसकी किसने तैयार किया था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, किसने इसका डिजाइन तैयार किया था जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है? तो पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन तैयार किया था। पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन तैयार किया था। अब यहाँ पे पूछा जाता है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? समझो हमारा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। और चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? आपको बचपन से पता है, चक्र में यहाँ पे 24 तीलियां होती हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। कोहिनूर हीरा कहाँ से मिला था? जो है कोहिनूर हीरा को कहाँ से खोजा गया था? गोलकुंडा की खान से खोजा गया था। कोहिनूर हीरा कहाँ से खोजा गया था? ये गोलकुंडा की खान से खोजा गया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और कोहिनूर हीरा लूट कर किसने ले गया था? कौन लूट कर ले गया था? तो नादिर शाह अब्दाली ने इसे लूट कर ले गया था। कहाँ पे? अपने देश ले गया था। ठीक, नादिर शाह अब्दाली ने इसे लूट कर ले गया था। ठीक, आपसे पूछे कि यहाँ पे तख्ते ताउस या फिर मयूर सिंहासन जिसे कहते हैं, तख्ते ताउस या फिर मयूर सिंहासन में क्या इसे यहाँ पे कोहिनूर हीरे को जड़ के बनाया गया था? मयूर सिंहासन कोहिनूर हीरे को जड़ के बनाया गया था। विश्व की छत किसे कहते हैं? तो विश्व की छत आप लोग याद रखेंगे किसे कहते हैं? पामीर के पठार को विश्व की छत कहते हैं। पामीर के पठार को विश्व की छत कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी ऊंचाई कितनी है पामीर की पठार की? तो हाइट पूछिए इसकी, तो 500 मीटर है इसकी ऊंचाई। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, 5000 मीटर है इसकी ऊंचाई। ठीक, आपसे पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत का जो नाम क्या है? प्रायद्वीप भारत का नाम क्या है? प्रायद्वीप भारत का अन्य किस नाम से इसे जानते हैं? तो इसे प्रायद्वीपीय भारत को क्या कहते हैं? इसे दक्कन का पठार भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत को दक्कन का पठार भी बोलते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि पठारी महाद्वीप किसे कहते हैं? यहाँ पे आपसे पूछे पठारी महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो पठारी महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9वां, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो है सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। और शुक्र के बारे में और चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। आपसे पूछे कि भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो ये भी आपसे शुक्र ग्रह को कहते हैं। आपसे पूछे कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? या फिर भगनी पूछे पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो ये भी शुक्र ग्रह को कहते हैं पृथ्वी की बहन। आपसे पूछे कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सी है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सी है? तो वो भी आपके शुक्र ग्रह हो जाएगा। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग शुक्र ग्रह से याद रखेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं पोलो खेलते के समय किस सम्राट का मृत्यु हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को तो आप लोग जानते होंगे, जिसने 1206 में क्या किया? 1206 में एक गुलाम वंश की स्थापना करता है। गुलाम वंश की स्थापना करता है। और पहला शासक कौन बनता है? गुलाम वंश का पहला शासक भी कौन बनता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही बनता है। गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है। ठीक, और यह क्या करता है? इसे और किस नाम से जानते हैं? इसे लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। और क्यों लाख बख्श इसे कहा जाता है? क्योंकि ये लाखों रुपए का दान करता था। ठीक, बहुत रुपए का दान करता था। और बात करते हैं यहाँ पे कुतुब मीनार किसने बनवाया था? आपसे पूछे कि कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था? दिल्ली में। और आपसे पूछे कि यहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग यदि ध्यान रखेंगे तो हम बता दें कि ये पोलो खेल रहा था 1210 में। 1210 में ये पोलो खेल रहा था और उस पे से गिर के कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। घोड़े पर से गिर के कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में मृत्यु हो गई। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। ठीक, और इन्हें ये पहले ऐसे विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पहले विदेशी हैं भारत रत्न पाने वाले। और कब इन्हें भारत रत्न दिया गया? ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो 1900 ये भी पूछा जाएगा, 1987 में इन्हें सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक लोग को और नेल्सन मंडेला को भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था, क्योंकि ये भी विदेशी हैं। तो नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1990 में दिया गया था भारत रत्न नेल्सन मंडेला को। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। केंद्र और राज्य के वित्तीय विवादों का निपटारा कौन करता है, तो केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवादों का निपटारा वित्त आयोग करता है, वित्त आयोग करता है। और वित्त आयोग का गठन वित्त आयोग, और इसके बारे में वित्त आयोग का जो गठन के साथ संबंधित जो अनुच्छेद है वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 280 में वित्त आयोग के बारे में चर्चा है। वर्तमान समय में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एन के सिंह है, जिन्हें क्या कहते हैं, जिसे नंद किशोर सिंह भी बोलते हैं। नंद किशोर सिंह इनका पूरा नाम है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, नहीं तो ऑप्शन में कुछ दूसरा आपको मिले। तो उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा है, तो उत्पादन का जो सबसे गतिशील कारक है वो पूंजी है। आपके पास यदि पूंजी रहेगी तभी तो आप उत्पादन कर देंगे, तो इसलिए उत्पादन का सबसे गतिशील कारक है पूंजी। और यहाँ पे उत्पादन से आप लोग एक चीज़ और याद रखेंगे, यहाँ पे उद्यमियों का लक्षण क्या होता है, उद्यमियों का जो है लक्षण क्या होता है, तो ये भी आप लोग बताएंगे कि उद्यमियों का मुख्य लक्षण क्या माना जाता है। तो उद्यमियों का लक्षण होता है, तो उद्यमियों का उद्यमियों का लक्षण होता है कि वो लोग रिस्क लेने से डरते नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, उद्यमियों का क्या लक्षण होता है कि वो रिस्क लेने से डरते नहीं है। ठीक, उद्यमियों का लक्षण होता है कि वो लोग रिस्क लेने से डरते नहीं, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब सस्ती मुद्रा क्या है, ऐसी मुद्रा जिसका ब्याज दर क्या हो, कम हो। ऐसी मुद्रा जिसका ब्याज दर बहुत ही कम हो। ठीक, ब्याज दर कम हो इसे क्या कहते हैं, सस्ती मुद्रा कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। किस नदी को, कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। आपसे पूछे कि यहाँ पे उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं, उड़ीसा का शोक किस नदी को, महानदी को कहते हैं, उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं, चीन का शोक आपसे पूछे किस नदी को कहते हैं, तो हांगो नदी को कहते हैं। चीन का शोक हांगो नदी को कहते हैं। इसे और किस नाम से जानते हैं, इसे पीली नदी भी कहते हैं। हांगो नदी को पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछे कि एलपीजी गैस में कौन से गैस का मिश्रण होता है, तो एलपीजी गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिश्रण होता है। प्रोपेन एंड ब्यूटेन गैस का, प्रोपेन एंड ब्यूटेन गैस का मिश्रण होता है किसमें, एलपीजी गैस में। आपसे पूछे कि यहाँ पे कि गोबर गैस में कौन से गैसों का मिश्रण होता है, गोबर गैस, या फिर साथ में आप लोग बताएंगे कि सीएनजी में भी इस समय बहुत चल रहा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसमें कौन सा गैस पाया जाता है, इसमें मीथेन पाया जाता है, इसमें मीथेन गैस पाया जाता है। और आप लोग बताएंगे कि लीकेज का पता लगाने के लिए, लीकेज का जो है पता लगाने के लिए, लीकेज का पता लगाने के लिए जो है आपके जो गैस, घरेलू गैस में क्या मिलाया जाता है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे इथाइल मरकेप्टॉन मिलाया जाता है। इथाइल मरकेप्टॉन इसमें मिलाया जाता है ताकि आपको लीकेज का पता चल सके। इथाइल मरकेप्टॉन मिलाया जाता है, इथाइल मरकेप्टेन मिलाया जाता है यहाँ पे लीकेज का पता लगाने के लिए। कोणार्क कसूर मंदिर कहाँ स्थित है, तो पुरी में स्थित है कोणार्क कसूर मंदिर। और पुरी कहाँ पे है, उड़ीसा में है, पुरी उड़ीसा में है। यहाँ पे कोणार्क कसूर मंदिर उड़ीसा में है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि यहाँ पे इसे क्या कहा जाता है, कोणार्क कसूर मंदिर को इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है कोणार्क सूर्य मंदिर को। इसने किसे बनाया था, इसका निर्माण किसने बनाया था, तो नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाते हैं, नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था, नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। और आपसे पूछे कि ये किस वंश की जो है मंदिर है, तो ये किस वंश का मंदिर है, तो गंग वंश ने इसका निर्माण करवाया था। या तो आपसे वंश पूछेगा या फिर पूछेगा इसका निर्माण कौन करवाएगा, तो ऑप्शन में आपको नरसिंह देव प्रथम मिलेंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे। भारत का निर्माण, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ, तो बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ। ये किससे अलग हुआ था, ये पाकिस्तान से अलग होके बांग्लादेश बनाया गया था। ठीक, पाकिस्तान से ये अलग हुआ था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि यहाँ पे बांग्लादेश की राजधानी क्या थी, बांग्लादेश की अभी भी राजधानी क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। आपसे पूछे कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेश की जो है मुद्रा टका है। तो ये भी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है, तो कंप्यूटर भाषा में जो www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसकी फुल फॉर्म। आपसे पूछे कि 1 KB में कितने
बाइट होते हैं, 1 KB में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 बाइट होते हैं 1 KB में। आपसे पूछे कि 1 MB में कितने, यहाँ पे 1 MB में कितने KB होते हैं, तो 1024 KB होते हैं 1 MB में। तो एक भी आप लोग ध्यान रखेंगे 1024 KB होते हैं 1 MB में। ठीक, आपसे पूछे कि 1 GB में कितने MB होते हैं, 1 GB में आप लोग 1 GB यूज करते हो ना, 1 GB 1.5 GB, तो उसमें कितने MB होते हैं, तो 1024 MB होते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इनके अध्यक्ष। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न, धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।